दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों जरूर लास्ट तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आज मैं ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाला हूं जो आपको इस पूरे वीडियो में, इस पूरे यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने इसके बारे में आपको डिस्कस किया हुआ। दोस्तों, आज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे उसको किया जाए, कितनी उसकी फीस लगती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो पेट्रोल पंप से रिलेटेड हमारे वीडियोस को देखते हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनका एलओआई इशू हो चुका है, जिनके एनओसी के प्रोसेस चल रहे हैं, इस बीच उनके मन में एक क्वेश्चन आता है। वो ये आता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस क्या है, क्या एलओआई स्टेज पे जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और उसके क्या प्रोसेस हैं, उसके क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसके कैसे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है पुनर्गठन। दैट इज कि जो भी आप पेट्रोल पंप डीलरशिप चला रहे हैं उसमें पुनर्गठन कर सकते हैं, मतलब कि अपने उस पेट्रोल पंप को चलाने के लिए आप अपने साथ पार्टनर्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टनरशिप में अप्लाई ना करके उन्होंने प्रोप्राइटरशिप में, दैट इज अकेले अप्लाई किया है। अब उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि किसी तरह से अगर मुझे कुछ लोगों का सपोर्ट मिल जाए और मैं उनको अपने साथ पार्टनर बना लूँ, एक पार्टनर आउटसाइड पार्टनर इंडक्ट कर लूँ, इस केस में पुनर्गठन किया जा सकता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में कई स्टेज होते हैं, कई प्रोसेस होते हैं, उन सबको हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप से किए जा सकते हैं और किस किस स्टेज पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिकॉन्स्टिट्यूशन एक होता है एट ए टाइम ऑफ एलओआई स्टेज। दैट इज जब आपको एलओआई मिलता है और एलओआई की स्टेज पे अगर आप अपने उस पार्टनर को इंडक्ट करना चाहते हैं या फिर उनको रिमूव करना चाहते हैं तो ये आप एलओआई के स्टेज पे कर सकते हैं। दूसरा होता है आफ्टर कमीशनिंग ऑफ डीलरशिप, मतलब जो भी रिटेल आउटलेट आप ओपन कर रहे हैं उसकी कमीशनिंग की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें एट ए टाइम ऑफ एलओआई स्टेज, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि एलओआई स्टेज पे आप किस तरह से, कौन कौन से कंडीशन के साथ आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब हम बात करें कि एलओआई स्टेज पे जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कैसे होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के एक रूल हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि एलओआई स्टेज पे आप एक बार रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एक्सेप्ट डेथ या इनकैपिटेशन, दैट इज किसी प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए तो आप 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि एलओआई स्टेज पे आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करना तो सिर्फ और सिर्फ एक बार आप एलओआई स्टेज पे रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे समझना कि एलओआई स्टेज, लेटर ऑफ इंटेंट, जो आपको मिलता है वो स्टेज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, ये सबसे बड़ी बात है। एलओआई स्टेज दोस्तों दैट इज जब आपको एलओआई मिल गया है और तब तक वो एलओआई स्टेज चलता है जब तक आपको एलओए नहीं मिलता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता है।
इस पूरे बीच के स्टेज को LOI स्टेज कहते हैं। दैट इज जिनको LOI मिल गया है, NOC प्रोसेस चल रहा है, या फिर NOC कंप्लीट होने वाली है, या फिर NOC हो गया है, इस केस में भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए। रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों, वो CC साइट, DC साइट और CFS साइट तीनों के लिए बिल्कुल अलग अलग है। हम बात करें कि CC साइट और DC साइट के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो भी LOI होल्डर है वो अपना 49% शेयर अदर्स को दे सकता है, DC साइट और CC साइट पे। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। दैट इज DC डीलर ओन साइट, CC कॉर्पोरेट ओन साइट जो हैं, इनमें आप 49% का शेयर अदर्स को दे सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अदर्स को आप 49% का शेयर दे सकते हैं। 51% शेयर आपको रखना पड़ेगा। दैट इज जो भी LOI होल्डर है उसके पास 51% का शेयर हमेशा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करें कि CFS साइट की। CFS साइट दैट इज जो SC ST के लिए स्पेशली होता है। SC ST की कंडीशन में आपको जो भी अदर्स होंगे एक्सेप्ट ST एंड SC, जो भी SC और ST से अलग होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ 25% का ही शेयर मिल सकता है। 75% का शेयर हमेशा उस कैंडिडेट को मिलेगा जो SC और ST होगा। दैट इज कि अगर कोई CFS साइट पे आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो वहां पे आप 25% के शेयर के साथ आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने सेल्स ऑफिसर्स के डिस्कस करते होंगे कि मुझे रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है, तो सेल्स ऑफिसर अक्सर ये कहते हैं कि आप रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं, उसके कुछ रीजन होने चाहिए, उसके कुछ वैलिड पॉइंट होने चाहिए, इनकैपिटेशन होना चाहिए, डेथ होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप अपने पेट्रोल पंप को चलाने में सक्षम नहीं हैं, दैट इज फाइनेंशियली अगर आपके पास कोई इशू है, अगर आप चाहते हैं कि किसी थर्ड पर्सन का सपोर्ट लेके उनसे फाइनेंस का अरेंजमेंट करके जिससे आप उस रिटेल आउटलेट को स्मूथली चला सकें, तो इस केस में भी आप जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। उसमें जो कंडीशंस हैं, DC और CC साइट के लिए 49% का शेयर दे सकते हैं और CFS साइट के लिए 25% का शेयर देके आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस क्या होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज अगर आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए LOI होल्डर की पूरी डिटेल, दैट इज उनका नेम, एड्रेस, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल ID और साथ में LOI की कॉपी मैंडेटरी है। और जिनको भी LOI होल्डर के साथ पार्टनरशिप करना है या वो पार्टनर इंडक्ट करना चाहते हैं, इनकमिंग पार्टनर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी सेम कंडीशन है। उनका अपना पैन कार्ड होना चाहिए, उनका अपना प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, मेल ID होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए और साथ में कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और होने चाहिए। दोस्तों, जब भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की एक फीस जाती है 25,000 रुपये की। वो DD के फॉर्म में जाती है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के फेवर में, वो आपको DD बनानी पड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों, रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा कुछ एनेक्शियस कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं। उन फॉर्म्स को आपको फिलअप करने होते हैं, जैसे एनेक्शियर A1, एनेक्शियर B1 एंड एनेक्शियर C1। साथ में ही डॉक्यूमेंट लिस्ट कौन कौन से आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना है, उनकी पूरी लिस्ट आपको कंपनी को देनी पड़ती है। एनेक्शियर A1, B1, C1 कैसे बनेगा, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से बनवाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ एफिडेविट आपको देने पड़ते हैं। एफिडेविट वो एफिडेविट जैसे कि सपोज दैट कोई LOI होल्डर है
वो कोई बाहर से एक पार्टनर इंडक्ट कर रहा है, तो उसके लिए एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, बीच में कोई होना चाहिए। तो इसके लिए एक एफिडेविट बनता है जो आपके तहसील से बनेगा। उस एफिडेविट में ये मेंशन होगा कि आप लोगों के बीच में जो पार्टनरशिप हो रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ तहसीलदार एंड एसडीएम, जो भी मजिस्ट्रेट होगा वो इस चीज़ को अप्रूव करेगा, वो साइन करेगा, उसका एक एफिडेविट बनेगा, जिससे इन फ्यूचर आप कभी भी इस चीज़ को डिनाई ना कर पाएँ कि मैंने ये चीज़ नहीं किया है। ठीक है। इसके साथ ही आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि आने वाले टाइम पे जो भी उनकी सेल्स होगी उसको आप इम्प्रूव करेंगे, और उस सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो भी कैपिटल आपको लगाना पड़े वो आप लगाएंगे। कैपिटल की बात करें तो अप्रॉक्स 20 से 25 लाख रुपए तक का आपको इसमें कैपिटल शो करना पड़ता है। साथ में ही इसमें एक सिक्योरिटी फीस भी जाती है जो आपका 4 लाख रुपए का होता है। अगर डीसी जो भी सिक्योरिटी फीस होगी वो इनकमिंग पार्टनर को भी सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी होती है। जैसे कि मैंने बताया, आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि आप उस रिटेल आउटलेट को चलाने के लिए, उसके सेल को बढ़ाने के लिए अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें अपना जो भी एक बजट होगा वो आप एलोकेट करेंगे और उस बिजनेस को आगे इम्प्रूव करेंगे। इसके लिए आपको कुछ अपने बैंक स्टेटमेंट भी देने पड़ सकते हैं जो 20 से 25 लाख रुपए तक के होंगे। साथ में ही आपको सीए सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अटैच्ड करना होता है। इसके साथ ही दोस्तों एक सर्टेन क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप डीड बनता है जिसको आप साइन करेंगे। कंपनी की पूरी डिटेल्स होंगी, आपकी डिटेल्स होंगी, और कंपनी के जो भी क्लॉजेस हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों कम से कम 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ LOI स्टेज पे। और अगर कोई एग्जिस्टिंग है उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है तो उसके प्रोसेस कुछ अलग होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट्रोल पंप कमीशन है और आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो उसके भी अलग प्रोविज़न होते हैं, उसके अलग डॉक्यूमेंट बनते हैं। अगर आप कोई पेट्रोल पंप चला रहे हैं और आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं और आपको कोई ऐसा कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है जो टेक्निकली आपको सपोर्ट करे, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर फ्लैश पे चल रहा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों, ये जो कंसल्टेंसी है ये पेड कंसल्टेंसी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पेड कंसल्टेंसी ही आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको मुझसे बात करनी है। और अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, मेरी टीम आपको बता देगी। एक सर्टेन फीस है, उसको पे करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप पेट्रोल पंप चला रहे हैं तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उन सभी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए जो रिकॉन्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं या फिर इन फ्यूचर कर सकते हैं। तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें, मेरी वीडियोस को जरूर देखें। मैं आगे आने वाले वीडियोस में सारे डॉक्यूमेंटेशन को भी वीडियो पे डालूंगा कि किस तरह से आप खुद से सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।